हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका अपना शंकर सर और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम लोग शॉर्टकट में मोल कंसेप्ट भी बोला करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं जो केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है। पहला ही टॉपिक हुआ करता था क्लास 11th का सीईटी में, लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ऑफिशियली इसका वेटेज जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन का है, लेकिन इनडायरेक्टली इस चैप्टर से भी हमारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने वाले हैं, रिकॉल होने वाले हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमें सीईटी एग्जाम में क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। तो विदाउट डिले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें वन शॉट पूरा लेक्चर इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज रहेंगे। पीवाईक्यू की हर वो एक एक पॉसिबिलिटी मैंने कवर करने की कोशिश करी है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो शुरुआत करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये बेसिक कंसेप्ट बताने क्या जा रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है मैटर से, और मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अगर पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज है तो वो सॉलिड है, पार्टिकल्स थोड़े रैंडम है तो लिक्विड है, और पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है और जो कि कंप्रेसिबल भी होते हैं तो उसको बोला जाता है गैसियस स्टेट। सिमिलरली ये जो मैटर है सर, इसके हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज है वो प्योर फॉर्म में है तो उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स एक जगह पे आ जाते हैं तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। उसी के बाद में अगर वो मिक्सचर थरोली मिक्स हो जाता है या इजीली इनसेपरेबल है तो उसको होमोजेनस बोलना है। लेकिन वही अगर हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो उसको हेटेरोजेनस बोला जाता है। सिमिलरली सर, प्योर सब्सटेंस के भी 2 प्रकार। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक स्पेसिफिक रेशियो में आके कुछ बनाते हैं तो उसे कंपाउंड बोला जाता है। अकेला जो होता है उसे एलिमेंट बोला जाता है, जो अपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। उन एलिमेंट्स में भी ऐसे वाले लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, हीट को कैरी करते हैं, जिनमें लस्टर होता है, मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, उनको मेटल्स बोला जाता है। जो ये प्रॉपर्टीज नहीं शो करेंगे वो नॉन मेटल है, और जो इन बिटवीन शो करेंगे वो मेटलॉइड्स है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अगला जरूरी हमें जो पॉइंट सीखना है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें बेसिक क्वांटिटीज मेजरमेंट के लिए जरूरी है, और उनके एसआई यूनिट क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले मेरे पास आता है लेंथ, जिसको मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, मास जिसको किलोग्राम में, टाइम जिसको सेकंड्स में, इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये प्रॉपर्टी कैंडेला सीडी इस यूनिट में कैलकुलेट करी जाती है। बाय चांस क्वेश्चन आया तो इसको याद रख लेंगे। फिर जैसे हम लोगों को कुछ और टर्म्स पता होने चाहिए जिससे इस टाइप का आसान सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। जैसे कि यूनिट्स के साथ में अगर नंबर बहुत बड़ा या छोटा हो जाता है तो हमारे पास कुछ उसके सब प्रीफिक्सेस होते हैं। जैसे कि मेरे पास होता है डेसी, जैसे कि मेरे पास होता है सेंटी, जैसे कि मेरे पास होता है मिली, जैसे कि मेरे पास होता है माइक्रो, मेरे पास में होता है नैनो, मेरे पास में होता है एंगस्ट्रॉम, मेरे पास में होता है पिको। इन सब का क्या क्या मतलब है सर। अगर कोई चीज 10⁻⁻1 पावर में है तो उसे बोला जाता है डेसी, 10⁻2 को सेंटी, 10⁻3 को मिली, 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम, और 10⁻12 में अगर कुछ यूनिट जा रहा है तो वो पीको में है। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव में आता हूं तो जैसे मेरे पास मिलता है किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 ऐसे आते हैं। जैसे इसके पास में किलो के बाद में आता है मेगा, मेगा के बाद में आता है गीगा एंड सो ऑन। जैसे क्वेश्चन आसान सा दिया है कि बोला गया है यूनिट्स फॉर नैनोमीटर एंड पिकोमीटर, इनको अगर इक्वल रखना है तो कौन सा रिलेशन सही है। आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू लर्न नहीं करनी थी, आपको इसी यूनिट को देख के सॉल्व करना था। जैसे अब सीधे सीधे मैं पहले का बताता हूं क्या आएगा। जैसे समझो 1 नैनोमीटर है तो 1 तो रखता हूं, अगर मुझे नैनो हटाना है स्मॉल n तो मैं नैनो के जगह पे 10⁻⁻9 लेता हूं, मीटर यूनिट एज इट इज रहेगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 10⁻3, इसको एज इट इज रखता हूं, पीको को रिप्लेस किया जा सकता है सर -12 से, और ये मीटर एज इट इज रहेगा। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो ये मिल रहा है मेरे को 10⁻9 मीटर, और इसको देख रहा हूं तो ये 10⁻+3 और ये तो वापस वही हो गया सर 10⁻9 मीटर।
मतलब ये ए वाला रिलेशन सही है, बाकी रिलेशन आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो आंसर मिल गया ए। आगे चलते हैं। फिर मेरे पास कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर कन्वर्जेंस का। तो टेम्परेचर्स के लिए मुझे याद रखना है स्टैंडर्ड एसआई यूनिट तो केल्विन में होता है, लेकिन कभी टेम्परेचर केल्विन, कभी डिग्री सेल्सियस और कभी फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना हो गया, तो आप क्या करते हो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में कितना है 25 प्लस 273 माने कि 298 केल्विन। या वाइस वर्सा, अगर आपको केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ये 0.15 छोड़ सकते हो। तो जैसे मान लो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी मैंने क्या कर दिया, आपको एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2, मेरे पास 300 केल्विन था, इसको डिग्री सेल्सियस में निकालो। तो आप बोलोगे सर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में कितना है 300 माइनस 273, वो मेरे को मिलेगा अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कुछ होता है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट का भी कन्वर्जन होता है, हमें याद रखना ये फॉर्मूला डायरेक्टली। तो जैसे ही मुझे मान लो डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इसको मैं रीअरेंज कैसे करता हूं डिग्री सेल्सियस के लिए, पहले तो ये +32 इधर जाएगा। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है तो मैं क्या करूंगा 9/5 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ये जो भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रहेगा इसमें से पहले तो मैं 32 माइनस करूंगा। इसका जो आंसर आएगा उसको मैं ये 5 इधर डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसे मिलेगा 5/9। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ऐसे आप फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो। अब आसान सा है तो कोई एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, आप देख लेना। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस डालो तो फ़ारेनहाइट मिलेगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट डालो तो डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगली बात मुझे याद रखनी है एटॉमिक मास। तो ये जो एटम्स के मास होते हैं इनको एटॉमिक मास, वैसे एटॉमिक मास यूनिट जो होता है तो वो ऐसे निकलता है कि मान लो मेरे पास अगर 1 यूनिफाइड मास लेना है तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इन ग्राम्स। ऐसे कुछ होता है यूनिफाइड मास, क्योंकि एक एटम का मास बहुत ही कम होता है तो ऐसे कुछ होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते हैं एक यूनिफाइड मास से, यूनिफाइड मास से, और जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उसी को अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेंगे उसी को अपन एटॉमिक मास ले लेते हैं। तो अपने पास एटॉमिक मास जो होता है वो होता है Z प्लस एन। Z को मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकता हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम ही एटॉमिक मास होता है। तो बेसिकली अपन जो कंपैरेटिव यूनिट लेते हैं उसमें एटॉमिक मास को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम लिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जाना है तो यहाँ पे कन्वर्जन यूनिट मिलेगा, जिससे अपने को क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मतलब हमें कुछ याद रखना है कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, फिर लिथियम का एटॉमिक मास मेरे पास 7 होता है। इंपॉर्टेंट वालों के ही लिखता हूँ, जैसे कार्बन का होता है 12, फिर अगर मान लो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है 16, फिर मान लो मैं सल्फर का लिखता हूं तो वो होता है 32। अगर कुछ याद नहीं आए तो इतना बस याद रखो कि अगर आपको एटॉमिक मास पता नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप करोगे एटॉमिक नंबर का डबल, आपको रफली आंसर मिल जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एटम है यानी ऐसा एटम जिसका यूजुअली हम एटॉमिक मास याद नहीं रखते तो उस केसेस में क्या किया जाता है, ब्रैकेट में क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में एटॉमिक मास दिया जाता है। तो ये हो गया एटॉमिक मासेस के बारे में कहानी। फिर होता है अपने पास मॉलिक्यूलर मास। तो एक मॉलिक्यूलर का मास यानी उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स आ रहे उन्हीं का मास का सम हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का मास लूंगा 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऐसे कितने हैं 4, तो मेरे पास ये कितना चला गया 16। इसको या तो मैं यूनिफाइड मास बोल सकता हूं या फिर सिंपली ग्राम बोल दिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे एक और कैलकुलेशन करवाते हैं, मान लो आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना था तो आप क्या करते हो, आप निकालते हो हाइड्रोजन का मास 1 होता है ऐसे 2 है, प्लस एक सल्फर का 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है ऐसे है 4। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आंसर आपको मिल रहा है 100। इसको यूनिफाइड मास बोलो या फिर ग्राम बोलो, ये कहानी हो जाएगी। तो ऐसे एटॉमिक मासेस निकाले जाते हैं। फिर अगला कंसेप्ट मेरे पास जो मेन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही जहां से आने वाला है,
इसी कंसेप्ट को अपन बोल रहे हैं मोल कंसेप्ट। तो एक्चुअली व्हाट इज मोल? तो टेक्निकली मोल इज अ नंबर। तो मोल ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एक नंबर है जो सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे डजन एक नंबर होता है, किसी भी चीज का एक डजन यानी क्या होता है 12। जैसे मान लो मैं बोलूं मैंने एक डजन पेन खरीदे तो मैंने 12 पेन खरीदे हैं, हाफ डजन यानी 6। तो वैसे ही अगर मुझे अमाउंट ऑफ मैटर को कैलकुलेट करना है तो मैंने मोल ये नंबर ढूंढ लिया है। लेकिन सर डजन भी तो कभी ना कभी लोगों ने फिक्स किया था, क्योंकि क्या होता है डजन 12 है, हाफ किया तो 6 होता है, उसका हाफ किया तो 3 होता है। मतलब ये क्वांटिटी के ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं और ये डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए फिजिबल है। तो वैसे अगर मुझे इस मोल कंसेप्ट के नंबर को ढूंढना है तो क्या किया गया? तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्होंने 12 ग्राम ले लिए, किसके? कार्बन 12 के। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ले लिए। कार्बन के आइसोटोप होते हैं कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12, जिसमें सबसे ज्यादा जो नेचर में होता है वो होता है कार्बन 12। इन्होंने क्या कर लिया, कार्बन 12 का बराबर 12 ग्राम ले लिया और ये नोट किया गया कि इसमें जो पार्टिकल आ रहे हैं वो अराउंड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आ रहे हैं। और यही से कन्वेंशन पड़ा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर यानी इतने एटम अगर आते हैं तो उसको 1 मोल बोल देना है। तो किसी भी चीज का 1 मोल यानी क्या हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। यूनिट्स यानी वो पार्टिकल है तो पार्टिकल, एटम्स है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, पेन है तो पेन। हाँ सर, लेकिन क्या ये हमेशा मॉलिक्यूल यूनिट्स में ही आता है? नहीं। तो आगे की स्टडी हमें ये बताती है कि आप 1 मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेना चाहते हो और वो भी गैसेस के लिए, ऑब्वियस है वो गैसेस के लिए, तो वो रहेगा 22.4 लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। दोनों यूनिट का मीनिंग सेम है। तो दुनिया के कोई भी 1 मोल गैस को अगर आपने ले लिया तो टेक्निकली उसका वॉल्यूम कितना लिया है 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब लिया है। नंबर में हो गया, वॉल्यूम में भी हो गया। अगर वही मैं बात करूं वेट के मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज वेट, व्हाट अबाउट वेट? तो जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ये कार्बन 12 का एटॉमिक मास था, वैसे ये पता चला कि किसी एलिमेंट का अगर 1 मोल लेते हो तो उसका एटॉमिक मास होता है और किसी मॉलिक्यूल का लेते हो तो उसका मोलार मास होता है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट अगर बात करूं तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट होता है वो उसका मोलार मास। अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलार मास, एटम है तो एटॉमिक मास, ये लिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है मोल कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल मान लो, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है, CH4 है। तो इससे क्या क्या मतलब निकला? तो इससे मतलब निकला कि मेरे पास 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है। इसका मतलब मेरे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम मीथेन गैस है। इतने वॉल्यूम में मीथेन गैस है मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कि 1 मोल है ना, 1 मोल यानी मोलार मास, तो यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है। कैसे 44? CH4 का 1 मोल निकालोगे मोलार मास तो CH4 का मोलार मास क्या निकलेगा, कार्बन का 12 प्लस ये 4 हाइड्रोजन का 4, तो वो हो जाएगा मेरे पास, सॉरी अच्छा CH4 की बात हो रही है, वेरी सॉरी, मैंने CO2 कैसे कंसिडर कर लिया। ओके चलो, तो 16 आ जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ CH4 अवेलेबल है, बराबर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक रुक नहीं रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे टोटल एटम्स कितने हैं। अब टोटल एटम्स अगर मुझे निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एटम्स अगर देखने हैं तो मैं कंक्लूजन लगाता हूं कि अगर मेरे पास 1 मोल CH4 है तो वैसे मेरे पास 5 मोल एटम्स है। कैसे? देखो CH4 में कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के जो है वो मेरे पास 4 है, तो टोटल कितने एटम है, 5 एटम है। तो अगर मैंने 1 मोल CH4 का लिया तो 5 मोल एटम्स ले लिए, तो फिर टोटल एटम निकालने हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर देयरफॉर, क्योंकि 1 मोल मेरे पास है यानी इतने मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है, तो ये आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स
6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या हो रहे हैं, टोटल एटम्स हो रहे हैं, एटम्स या फिर पार्टिकल्स हो रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछ रहा है, कभी कभी आपको सिर्फ पूछ रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन के कितने हैं। तो जैसे 1 मोल CH4 में टोटल एटम्स 5 थे, वैसे हाइड्रोजन तो सिर्फ 4 है, तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे सर, तो ध्यान से देखो, मैं वापस यही वाला रिलेशन लगाता हूं, है ना, इसी कलर से लिखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास अगर 1 मोल मीथेन का है, 1 मोल मीथेन का, या फिर पहले तो मैं मॉलिक्यूल की ही बात करता हूं, है ना, ये वाला एक कैलकुलेशन साइड में कर दिया, एक और कैलकुलेशन इधर करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे एक मीथेन में के टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 4 हाइड्रोजन के 4, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक CH4 में 5 पार्टिकल थे, 5 एटम थे, तो अपन ने जितने मॉलिक्यूल है उससे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो वैसे एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इंटू टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, 0.622 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह था अपने पास एग्जांपल नंबर 1। तो ये हो गए सारे कंसेप्ट क्लियर। फिर आगे चलते हैं, सीधा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस से करते हैं इस टॉपिक को परफेक्ट। कैसे परफेक्ट करेंगे जरा देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। अच्छा, एक और बात आपको थोड़ा कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो अगर मतलब कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि आपको 3 क्वांटिटीज मिल गए सर। क्या क्या क्वांटिटीज मिल गए, 1 मोल यानी नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, वॉल्यूम में 22.4 लीटर या डीएम क्यूब, और मास में मोलार मास के बराबर मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको गिवन मास दिया हो या फिर वेट दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स एन का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलार मास, एम मोलार मास होता है। अगर मान लो आपको नंबर दिया हो, कोई नंबर दिए हो, पार्टिकल्स दिए हो, जैसे मान लो एन डैश पार्टिकल्स दिए हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, एन डैश अपॉन नंबर दिया है तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल के टर्मिनोलॉजीज है। इतना ही नहीं, अगर मान लो आपको क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम के टर्म्स में इंफॉर्मेशन दे दी, मान लो वॉल्यूम V दे दिया, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला है। इससे क्या पता चलता है, अगर मुझे मोल्स दिए और मोलार मास पता है तो मैं W निकाल सकता हूँ, W दिया तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ मोलार मास से, या फिर N और W दिया तो मैं मोलार मास निकाल सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, मुझे मोल्स दिए तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो करते हैं क्वेश्चंस को शुरुआत। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। पहले तो याद रहे, हमें कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO और वापस NH2। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। या मुझे सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का मुझे फॉर्मूला पहले ही पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे यूरिया का पता होना एक्सपेक्टेड था। तो वापस क्या ये ग्राम में दिया है, तो याद रहे अपने को पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। याद रहे एक महामंत्र जो आपको याद रखना है, महामंत्र, एक महामंत्र आपको याद रखना है जिससे मोल कॉन्सेप्ट का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और वो ये है, आपको इंफॉर्मेशन कोई भी दी रहे, है ना, फॉर एनी गिवन इंफॉर्मेशन, फॉर एनी गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहले मोल्स निकालो, क्योंकि सर एक बार मोल्स मिल गए ना, मैं उससे कुछ भी निकाल सकता हूँ। मोल्स मिल गए तो मैं पार्टिकल निकाल सकता हूँ क्योंकि ये फिक्स है, मोल्स निकाले तो मैं वेट निकाल सकता हूँ क्योंकि ये फिक्स है, मोल्स निकाले तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्योंकि ये तो फिक्स है।
तो पहले निकालने हैं मोल्स, तो यहाँ पे भी बात करते हैं, पहले निकालेंगे अपन मोल्स, फिर आगे का सॉल्व करेंगे। तो मास दिया है तो फॉर्मूला चढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो n को अगर सॉल्व करता हूं तो गिवन मास है मेरे पास 5.4, मोलार मास इसका होता है, यूरिया का मोलार मास निकाल के देख लेना, वो बराबर 60 आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 60 निकल पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज रखा तो भी चलेगा, इसको लिटरली डेसिमल पॉइंट्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मोल्स मिले, मेरे को क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं हाइड्रोजन के। मैं देखता हूं कि मेरे पास अगर एक यूरिया है, एक यूरिया, तो इसमें इस फॉर्मूला के हिसाब से तो 4 हाइड्रोजन है, एक मोल में 4 मोल हाइड्रोजन है, तो इतने मोल में कितने मोल रहेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन अगर मैं निकाल रहा हूं, टोटल हाइड्रोजन के एटम अगर मैं निकालता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा जितने मोल है उससे 4 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि एक मोल में ही 4 है, तो इतने में तो 4 टाइम्स ज्यादा होंगे। लेकिन अगेन आंसर मुझे मोल्स में नहीं दिया, ये भी क्या निकले हैं, मोल्स निकले, टोटल मोल्स निकले हैं, मुझे क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। अगर मेरे पास एक मोल होता है तो 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल का 2 इंटू, तो इतने मोल का कितना निकलेगा, तो फाइनल आंसर देयरफॉर टोटल हाइड्रोजन, अच्छा इधर मोल वर्ड प्रॉपर लिख देता हूँ या फिर इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखता हूँ, ये टोटल मोल्स है, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने रहेंगे सर, तो जितने मोल्स है उतने को अवोगैड्रो नंबर से करो मल्टीप्लाई, 4 इंटू, इसको मैं 6 से रख लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा रफली सॉल्व करने के लिए, तो सीईटी तो है। ये क्या हो जाएगा, 6 से ये 10 चला जाएगा, ये 10 ऊपर आएगा तो इसको 22 कर देगा, ये आंसर क्या मिल रहा है, 5 4 जा 20, और आगे थोड़ा जाएगा तो 20 समथिंग, तो ये आंसर रफली, इधर मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये 21.68 वगैरह जाएगा इंटू 10⁻22। जिस तरह से आंसर दिए है इसको 2.168 लिखता हूं तो ये 10⁻23 हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन मेरा मैच हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ आयन, मतलब मास पूछा है तो मास वाला फॉर्मूला चढ़ाओ, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं, तो क्या निकलेगा 0.25 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ये आ रहा है 56। तो देयरफॉर W के लिए सॉल्व करो, सो W क्या हो जाएगा, इसको 0.25 को मैं 1/4 भी तो लिख सकता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास मिल जाएगा, ये है ना 56 का 4 टाइम्स करना है तो 14 मिल जाएगा मेरे को, 14। लेकिन ये जो निकलता है ना ये ग्राम में निकलता है, क्योंकि इनिशियली वो ग्राम में ही दिया था, मेरे को जो ऑप्शन दिए है वो किलोग्राम में दिए है, अगर ऑप्शन किलोग्राम में दिए है तो देयरफॉर वेट इन केजी कितना हो जाएगा, 40/1000 करना पड़ेगा 10⁻3, क्योंकि मुझे केजी में निकालना है, 10⁻3 ऊपर आ गया तो 10⁻3, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻2, ये ऑप्शन मेरा मैच कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ केजी। तो पहले मोल्स वाला ये फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सीईटी 2025 और रिलेवेंट एग्जाम के 24 वगैरह। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीन, देखो इलेक्ट्रॉन वाला 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, अगेन ग्राम दिया है, महामंत्र क्या कहता है, मोल निकालो, मोल निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मीथेन का मास कितना आता है 16, कैसे निकलेगा जरा देख लो, CH4 कार्बन का आएगा 12 प्लस ये 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल निकला 16 अपॉन 16, इसको सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू, इसको ले लो 32 इंटू 10⁻1, क्या गलत लिखा, सही तो है, आंसर क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻1, दैट इज n इज इक्वल टू 0.2 मोल्स, ऐसे कुछ है। मेरे को निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन मैं वही वाला निकालता हूं, ये तो मेरे पास मोल्स निकले हैं, मोल्स ऑफ मीथेन, मुझे पता है एक मोल मीथेन में, एक मोल मीथेन में एक मोल CH4 कंटेन्स 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कैसे सर, देखो अगेन CH4 का कार्बन के पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, खुद के 6 प्लस 4 हाइड्रोजन के 4 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक मोल में 10 मोल रहेंगे, तो इतने मोल में कितने रहेंगे, देयरफॉर 0.2 मोल CH4 में कितने रहेंगे सर, x रहेंगे, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, 10 इंटू 0.2, इतने मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है x का, वो आ रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स।
अब 1 मोल यानी कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये तो मोल में आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करो तो ये 12 इंटू 10 टू द पावर 23 के फॉर्म में आ रहा है। अगर ऑप्शन 24 में है तो 1 इंटू 24, तो 1.2 वाला ऑप्शन कहाँ पे नजर आता है मुझे, ये वाला बी ऑप्शन नजर आता है। और अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन। देखो ब्लैंक नहीं होना है, वॉल्यूम पूछा है, अपना महामंत्र कहता है मोल्स निकालो, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है तो इधर भेज दो पहले, लेकिन ये दिया है आपको ग्राम में, आपको महामंत्र बोला है जो भी इंफॉर्मेशन दी है पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल इज इक्वल टू गिवन मास 56 अपॉन डाई नाइट्रोजन यानी N2 एक का होता है 14, तो 14 प्लस 14 इसका हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 28 यानी सर 2 मोल्स, 2 मोल है, तो N की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर 2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो आंसर क्या मिल रहा है 44.8 डीएम क्यूब या फिर लीटर। इतने आसान से क्वेश्चन सीईटी में रिपीट हो रहे हैं। अगला देखो, मोल का ही है लेकिन थोड़ा सा यूनिट में वापस से थोड़ा सा अपने साथ खेला है। फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ, मिलीमोल यानी क्या, पहले मोल निकालो, मिली यानी 10 टू द पावर -3 में लेके जाओ उसको, तो आंसर मिल जाएगा। दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको इस बात का पता रहेगा या पता होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल मास हो गया मेरे पास 40 मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इतना है ना, ये हो गया मेरे पास गिवन मास। मोल्स निकालो सर, मोल्स, मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉल्व करो सर। 0.160 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है मेरे पास 40। जरा पावर एडजस्ट करना सीख लो, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या मैं इसको 160 कर सकता हूँ, 160 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 से पावर राइट में शिफ्ट किया तो नीचे बचेगा 40। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 40 कितने से जाएगा, ये तो 4 से जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या ये मोल से निकले हैं। अगर मुझे मिली मोल बताना है तो मैं इसी को तो मिली लिख सकता हूं, देयरफॉर इसको अगर मिली लिखा तो 4 मिली और ये मोल्स, तो आंसर किधर मिल रहा है मेरे को, ये 4 मिली मोल्स। इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी ने लास्ट ईयर पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, इतना वॉल्यूम, अब वॉल्यूम दे रखा है सर, देने तो क्या ही फर्क पड़ता है, वॉल्यूम दिया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। एन के लिए सॉल्व करता हूं, कितना वॉल्यूम दिया है 0.448 लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब, ये है 22.4, यूनिट सेम है लीटर में, जो चाहिए वही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, पावर एडजस्ट करता हूं, इसको लिखता हूं 44.8 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 से राइट में शिफ्ट किया पावर कम हो गया 22.2। इसको सॉल्व करता हूं तो n का आंसर क्या मिल रहा है, ये तो 2 से जाएगा ना, ये तो 2 से जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, क्या आ रहे हैं मोल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 0.02 मोल। तो महामंत्र वही है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोल पूछा है लीटर दिया है क्या करूं, लीटर से दिया है तो लीटर वाले से मोल निकालो, महामंत्र है मोल निकालो, फिर मोल से कुछ भी आ जाएगा, यहाँ तो रेडीमेड मोल ही निकालने थे। ओके, अब चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट पे जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो अगला इंफॉर्मेशन आपके पास में मैं देने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट, क्या होता है रिलेशन। तो आपको बता दूं मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको इन जनरल हम N2 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज होता है, इन केजी होना चाहिए, लेकिन इन केजी मतलब ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं ऐसे बोलता हूं इफ वेट ऑफ सोल्यूट अगर था, वेट ऑफ सोल्यूट अगर था W2, मोलार मास अगर M2 था, तो देयरफॉर मोल्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ऐसा निकलेगा। सिमिलरली सर अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि मान लो W1 अगर होता वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन ग्राम, तो फिर केजी में कितना हो गया, तो देयरफॉर W1 अपॉन 1000 ये हो जाएगा किस में, केजी में हो जाएगा। इन्हीं को यहाँ पे रखता हूं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे W2 अपॉन M2 से डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा W1 अपॉन 1000। अरे सर इसको रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा, ये 1000 ऊपर जाएगा, W2 के साइड में 1000 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में ये M2 नीचे आ जाएगा। कौन सा, ये वाला मैच हो रहा है क्या, W2 के साइड में 1000, W1 के साइड में M2, तो ये वाला मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी। पहले तो मुझे मोलैरिटी कंसेप्ट समझाने दो, क्योंकि आप लोगों को शायद से पता भी है। मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। वो लीटर में होना चाहिए, इतना याद रहे। तो पहले तो अपन मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना दिया है 0.8, किसका दिया है NaOH, जिसका मोलर मास हमने अभी भी निकाला था 40। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, 80 इंटू 10⁻², 2 से शिफ्ट कर रहा हूं अपॉन 40, n इज इक्वल टू, ये 2 से गया 2 इंटू 10⁻², माने n इज इक्वल टू 0.02 मोल, मतलब N2 आ गया सर। N2 कितना आ गया यहाँ पे 0.02 आ गया, डिवाइडेड बाय ये दिया है क्या अपने पास, ये दिया है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मिलीलीटर का लीटर करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, वैसे सेंटीमीटर क्यूब का डेसीमीटर क्यूब करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो ये वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा मेरे पास 150 अपॉन 1000, तो यानी कि कितना हो गया ये 0.15 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, लीटर बोलने वाले डेसीमीटर, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ 0.15। इसको फर्दर सॉल्व करना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 20 इंटू 10⁻³ नंबर्स आसान करने के लिए 3 से आगे शिफ्ट कर दिया। इसको लिखता हूँ 15 इंटू 10⁻², 2 से आगे शिफ्ट कर दिया। पावर पावर का खेल करता हूँ तो मेरे को मिलेगा ऊपर 10⁻⁻1, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 15 1 15, फिर उसके बाद में 5 बचेगा 15 त्रिक 15 त्रिक, ये रिकरिंग आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 10⁻⁻1 मतलब एक से लेफ्ट 0.1333, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखो अगले टाइप का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी क्या दिया है, उन्होंने बोला है 34.2 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रहा है 1.8 इंटू 10⁻², यानी 1800 ग्राम ऑफ वाटर शुगर सिरप, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो ये वाला भी कंसेप्ट समझ लो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन, तो अगर मान लो एक था सोल्यूट जिसके मोल्स थे N1 और एक था सॉल्वेंट जिसके मोल्स थे N2, तो फिर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो उसके मोल्स अपॉन N1 प्लस N2 टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा वाला निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, तो उसके मोल्स जिसका निकालना है उसके अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा सर, तो मतलब सर हमें यही तो निकालना है, हमें पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले यहां से निकालता हूं मैं शुगर के मोल्स, कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू गिवन मास 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास दिया है 342, एन ऑफ सोल्यूट कितने है सर 0.1, एकदम सॉर्टेड। फिर मैं यहां से निकालता हूं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेंगे सर, वो निकलेंगे गिवन मास 1.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 18, वाटर का मोलर मास 18 कैसे होता है सर, H2O ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, 18 हो गया 18। इसको सही से लिखूं तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं, n ऑफ H2O इज इक्वल टू, इसको लिखता हूं 18 इंटू 10 अपॉन 18, मतलब ये तो ये कट गया, n ऑफ H2O कितना मिल गया सर 10 मिल गया। अरे इस नंबर को सॉल्व करो सर, अभी अभी देखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मुझे किसका निकालना है वो शुगर का निकालना है, तो उसके मोल कितने हैं 0.1 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 10 प्लस 0.1, इसको सॉल्व करता हूं 0.1 अपॉन 10.1, इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसको मैं करता हूं 10 इंटू 10⁻², तो ये डिवाइडेड बाय कितना रहेगा मेरे पास 10.1। जरा बात को समझो, अगर मैं इसका डिवीजन करूं तो ये 10 और ये 10.1 है, मतलब ये डिनोमिनेटर बड़ा है और एकदम पास में है, तो क्या ये आंसर 0.9 इंटू 10⁻² आएगा,
यानी कि 0.009 आ जाएगा। ये मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन, अगला देखते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी, वापस मोलैलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 300 मिलीग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास 60 है, डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। अभी अभी बताया था मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो किस में होना चाहिए, केजी में। दोनों कैलकुलेट करते हैं। ये मिलीग्राम है, मिली यानी कितना, 300 इंटू 10⁻³ ग्राम है, माने आसान भाषा में कितना है ये, 0.3 ग्राम है। एज इट इज रखा तो भी चलेगा। इसका निकालता हूं मोलार मास, मोलार मास कैसे निकलेगा, इसको एज इट इज अगर रख भी देता, मैं मिली को रख देता तो भी चल जाता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकलेगा मेरे पास, गिवन मास इंटू मोलार मास 60। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसको मैं क्या कर सकता था, इससे मैं इस पावर को घटा दूंगा, ये हो जाएगा 1/2। n इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻²। तो n2 कितना मिला, 0.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, अब ये दिया है 30 ग्राम, तो वेट इन केजी करना है, तो केजी करना है तो क्या 30 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा केजी मिलाने के लिए। ये 10 ऊपर गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला, 30 इंटू 10⁻³ इन केजीज। इसको एज इट इज उठा लेता हूं, 30 इंटू 10⁻³ केजीज। ये ऊपर गया प्लस हो गया, इससे 10 बचा, 10 को करता हूं 5, ये ऊपर गया तो 10⁻+3, +3 ने इसको 10 किया तो इसको 5 अपॉन 30। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसको कर देता हूं, या फिर जो भी है सॉल्व ही तो करना है। 3 1 सा 3, इसको क्या करता हूं 3 इंटू 10 लिख के 10⁻⁻1 ऊपर लेके जाता हूं, तो 2 बच गए, 3 से 18, 3 से 18, तो ये 10⁻⁻1 है, तो 0.166। तो ये आसान से क्वेश्चन जो है वो सीईटी रिपीट कर रहा है। ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन है, जरा देख लो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस। आपको पता है अगर दुनिया के किसी भी गैस का 1 मोल होता तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता, तो फिर देयरफॉर 2.5 मोल है तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कुछ तो भी x हो जाएगा। x को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलेगा 22.4 इंटू 2.5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा 22 का डबल, और यस कुछ हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन देखिए पता चल रहा है 56 डेसीमीटर क्यूब। करो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई, आ रहा है आंसर। तो ये हो गए कुछ आसान से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना है कि मोलेकुलर मास ऑफ जो बाकी के कंपाउंड है उनको कंपेयर किया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ, और वहां से कंसेप्ट निकल के आता है वेपर डेंसिटी। आपको बाकी कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि वेपर डेंसिटी जो होती है विच इज नथिंग बट मोलार मास डिवाइडेड बाय 2। इतना याद रख लो, क्वेश्चन तो अपन अगले स्लाइड पे कर ही रहे हैं। वेपर डेंसिटी जो होता है वो मोलार मास को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के मास से रिलेटेड होता है, तो 2 से डिवाइड करना है। आगे चलते हैं, जैसे देख लो ये पहला ही आसान सा क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ सर्टन गैस इज 16। अरे सर वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलार मास बाय 2, तो देयरफॉर मोलार मास क्या हुआ, वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो वेपर डेंसिटी कितनी दिया है 16 इंटू 2, तो मोलार मास कितना आया 32। तो मोलार मास डायरेक्टली देने की बजाय उन्होंने वेपर डेंसिटी दे दिया, हमने बोला ठीक है हमें पता था कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ एसटीपी, मतलब आपको बोला है मोलार मास दिया नहीं और सिर्फ वजन दिया था, आपने यहाँ से मोलार मास निकाला। महामंत्र क्या कहता है, पहले मोल्स निकालो। आप बोलोगे सर ठीक है मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स कैसे निकलेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, यहाँ से पता चला है 32, यानी क्या हो गया 1/4 यानी कि 0.25, ये है मोल। अब आपको पता है क्योंकि दुनिया के किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब, तो 0.25 मोल क्या रहेगा, तो इसका 0.4 टाइम्स 0.25 इंटू 22.4, इसका आंसर निकल के आएगा 5.6, कैलकुलेट कर लो।
1/4 जाएगा ना 22.4 का, 0.25 टाइम्स। दूसरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ O2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, वेपर डेंसिटी होता है मोलार मास अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी मोलार मास को अगर निकालना है तो मोलार मास कितना था मेरे पास ऑक्सीजन का, 16 दूना 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16। तो नो डाउट ये वाला आंसर चलेगा सर 16। तो ये था एक कंसेप्ट वेपर डेंसिटी। फिर अगले कॉन्सेप्ट जहां से मोल कंसेप्ट यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। जरा दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। जैसे मान लो क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेता हूं, सिंपलेस्ट रेशियो, तो वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो करना है मतलब क्या, इसको 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा CH2O, ये 1 चलेगा। मतलब जो ओरिजिनल था वो ग्लूकोज का क्या था, वो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो था ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो ओरिजिनल कितने कितने एटम से इसको बता रहा है, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट रेशियो ले लिया तो उसको बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। सर क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक आसान सा क्वेश्चन कुछ 2 साल पहले सीईटी में अपीयर हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है। अब करना क्या है, जरा कंसेप्ट को समझो। इतना भी बताया कि इसका मोलार मास जो है वो 180 है। पहली बात तो आप इनमें से चेक करो, आपको क्या मॉलिक्यूल ढूंढना है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलार मास 180 आएगा, वो कौन है, तो आपको पता चलेगा ये है। लेकिन हमेशा इतने शॉर्टकट ट्रिक से आंसर सॉल्व करना वैलिड नहीं है। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है, इसका प्रॉपर तरीका है कि आप आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को बराबर 100 ग्राम कंसिडर कर लेना। तो फिर आपका कार्बन कितना हो जाएगा, 100 का 40% यानी 40 ग्राम, तो आपका कार्बन हो जाएगा 40 ग्राम। आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 100 का 100 का 6.6, तो ये 6.66 ग्राम हो जाएगा 100 के कंपैरिजन में। दोनों का सम कितना हो रहा है, सिर्फ 46.6। तो इसका मतलब बचा हुआ क्या लेना है, तो इन केसेस में बचा हुआ मन से ऑक्सीजन लेना, वैसे ऑप्शन में भी था। ये हो गया 46, तो वो कितना बचा आपके पास, 54 ग्राम बच गया, 54 रफली। ये हो गया स्टेप 1, कंपाउंड को 100 ग्राम ले लिया, तो ये हो गए इतने। अब इनके निकालने हैं मोल्स, तो जैसे इसके मोल्स निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, अब निकालोगे मोल्स, यानी इसका मोल निकलेगा गिवन मास अपॉन कार्बन का 12, इसका निकलेगा गिवन मास अपॉन हाइड्रोजन का 1, और इसका निकलेगा गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का 16। अब ये सीईटी एग्जाम है, ये बड़ा ही क्यूट एग्जाम है। कैसे, इसके कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होते, जरूरत से ज्यादा तो कभी नहीं। तो फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करो 12 से, ये जाएगा रफली 3.3 से, ये जाएगा 6.6 से, ये भी जाएगा रफली 3.3 से। ये कुछ ऐसे आंसर जा रहे हैं। अब ये आपको मिल गया इनके मोल्स का रेशियो इतना, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है सबको डिवाइड करो। इसको 3.3 से डिवाइड कर लिया तो आंसर 1 मिला, इसको 3.3 से डिवाइड कर लिया तो आंसर 2 मिला, इसको 3.3 से डिवाइड कर लिया तो आंसर 1 मिल गया। यहां से आपको एक शॉर्टेस्ट रेशियो मिला है, उसी शॉर्टेस्ट रेशियो को बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपका जो भी कंपाउंड आने वाला है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, कार्बन 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ऐसा मिला है। तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, मुझे क्या आंसर मिल गया, नहीं नहीं, तुझे जो मिला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला है। उन्होंने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलता है, एन फैक्टर निकलता है मोलार मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इससे निकलता है। तो आपका मोलार मास कितना दिया था उन्होंने खुद ही 180, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, वो निकलेगा 60 है ना, ओके 60 क्या 30 निकलेगा, 16 12 2 30 निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 18, ये हो गया 6। अब क्या करना होता है आपको, आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइनली आपका क्या होता है, तो वो होता है
इंपिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। आपका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O, इसको मल्टीप्लाई किया C से तो फाइनल आंसर मिला C6H12O6, ये वाला C6H12O6। तो ऐसे स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना होता है, आराम से करना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे कुछ ऐसे आया था कि वो ऐसे था, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड, जो भी रहेगा मोनोबेसिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इतना दिया है। ये क्या दिया है, मोलार मास दिया है। वैल्यू ऑफ n फैक्टर दिया है टू, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, मैंने अभी अभी बोला। आपके पास इक्वेशन में ऐसा होता है कि ये जो n फैक्टर होता है वो होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आपको मोलार मास दिया है तो इंपेरिकल फॉर्मूला, देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो निकलेगा सर, वो निकलेगा मेरे पास मोलार मास डिवाइडेड बाय n। मोलार मास कितना दिया है 129, डिवाइडेड बाय n कितना दिया है 2, इसका हाफ करो तो मिलेगा 64.5। तो ये हो गए इस वाले कंसेप्ट पे भी। फिर आगे दो चार क्वेश्चन हमें इस कंसेप्ट पे भी आते हैं जिनको बोला जाता है स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टोइचोमेट्री यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे कंबशन है, डिकम्पोजिशन है, उन पे हमें निकालना है। तो उस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। पहले तो मीथेन का कंबशन करना है या किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन का, तो उसमें O2 ऐड करना है, प्रोडक्ट फिक्स बनेंगे CO2 प्लस H2O। जब इसको बैलेंस करोगे तो याद रखना जितने कार्बन है उतने CO2 उड़ने चाहिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। कंबशन किसका करना है, तो CH4 का 0.25 मोल का कंबशन करना है। अब आप लोग करो क्या, तो आप लोग ये रेडीमेड मोल में दिया है चलेगा। स्टोइचोमेट्री कहता है जिस जो दिया है और जो पूछा है उसी को देखना, अब इसको भूल जाओ, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए था। स्टोइचोमेट्री कहता है 1 मोल CH4 का कंबशन करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगता है। तो देयरफॉर 0.25 मोल का कंबशन अगर करना है तो कितना लगेगा, तो मान लो सर x निकलेगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x का वैल्यू आपके पास निकल के आएगा कुछ ऐसे कि आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 0.5 मोल। ये निकल के आया मोल के टर्म्स में। क्या मोल के टर्म्स में निकल के आया है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। लेकिन ऑप्शन तो मोल में दिए नहीं है, रहने दो, अपन किसी भी तरह से इसका यूनिट कन्वर्जन, यूनिट यानी जो भी है क्वांटिटी कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि मुझे पता है दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल यानी होता है 22.4 लीटर, तो देयरफॉर उसका 0.5 मोल कितना हो जाएगा, तो नो डाउट उसका हाफ हो जाएगा, तो 11.2। इसको डेसीमीटर क्यूब बोलो तो भी चलेगा, लीटर बोलो तो भी चलेगा। तो ये चला आपका ऑप्शन। तो इन क्वेश्चन को स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बोला जाता है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कैलकुलेट मास इन केजी। अरे नहीं, ये तो मतलब नॉर्मल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है निपटा देते हैं। कैलकुलेट मास इन केजी ऑफ, क्या ये वॉल्यूम में दिया है, देने दो कुछ भी, आपका महामंत्र क्या कहता है, जो भी इंफॉर्मेशन दे पहले मोल्स निकालो। तो अपने पास वैल्यू दिया है 4.48 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। इसको सॉल्व कर लो सर, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ 44.8 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 22.4। आंसर क्या बना, आंसर सॉल्व करो 2 से जाएगा तो 0.2 मिलेगा आपको। तो मोल्स मिल रहे 0.2। तो असल में आपके पास जो मोल्स है वो कितने हैं, 0.2 मोल्स है। लेकिन आपको पूछा है वो जो मास पूछा है, तो वापस फॉर्मूला लगाते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आपके पास निकले थे, आपको निकालना था मास, तो क्या हो जाएगा, मोल्स कितने हैं 0.2 इंटू मोलर मास किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, तो हो जाएगा 44। 44 को इंटू 2 कर दिया तो वो कितना मिल रहा है मेरे को, 8.8 ग्राम। ये ग्राम में मिला है लेकिन ऑप्शन किलोग्राम में दिए है, तो किलोग्राम में करना है तो क्या करो, 8.8 डिवाइडेड बाय 1000 करो तो आंसर केजी में मिलेगा। ये ऊपर आ गया तो 10 टू द पावर -3। तो ये था अपना आसान सा कॉन्सेप्ट। फिर वापस स्टोइचोमेट्री का एक और क्वेश्चन कराता हूं। स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन में देखो, अब की बार बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड
बाय कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। इसका करना है मेरे को, मीथेन का कंबशन करना है, तो इसके लिए मैं कर रहा हूं सॉल्विंग। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है, तो वापस कंबशन का रिएक्शन क्या होता है, ये है मेरे पास अल्केन, इसका करना है कंबशन, मतलब इसमें ऐड करूंगा O2, प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O। बैलेंस करना रहा तो कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लिखा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2 लिखा, बैलेंस हो गया। जरा बात को समझो, जो दिया है पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, तो मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मीथेन का 12+4, यानी कि मोल्स कितने हैं, 0.1 है। स्टोइचोमेट्री रिलेट करो, जो दिया है और जो पूछा है उन्हीं को रिलेट करेंगे सर, बाकी इससे मतलब नहीं है। तो स्टोइचोमेट्री कहता है 1 मोल मीथेन को अगर आपको कंबशन किया तो आपके पास 2 मोल H2O बनेगा, तो उस हिसाब से अगर आप रियल में मीथेन कितना ले रहे हो, देयरफॉर 0.1 मोल मीथेन अगर ले लिया तो ये कितना बनेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1, x इज इक्वल टू, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.1 के लिए कितना लगेगा, ये निकलेगा आपके पास 1 मोल के लिए 2 मोल निकल रहा था, तो 0.1 के लिए उसका हाफ हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो उधर जाएगा, है ना। एक मिनट, 1 मोल को 2 मोल लग रहा है, तो 0.1 मोल को कितना लगेगा, अरे बराबर है, यस, तो वो निकलेगा आपके पास n की वैल्यू, n नहीं x बोल रहा हूँ, सॉरी, x जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.2 मोल निकलेगा। लेकिन उसमें आंसर दिए है क्या, नहीं, वो किस में दिए है, मास में दिए, तो कौन सी बड़ी बात है, अपन कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका निकालना था, आपके पास H2O का, एक H2O का वजन कितना होता है, वजन यानी मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो फिर W निकालना है, तो W इज इक्वल टू n कितना है मेरे पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाय ये मोलर मास कितना था 18, 18 दूना 36 पॉइंट लगा दिया तो 3.6 ग्राम, कहां पे ऑप्शन टिक कर दो, दैट्स इट। तो ये हुआ स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, देख लो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एट एसटीपी टू ऑब्टेन 9 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, वाटर बन रहा है और हाइड्रोजन भी यूज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कुछ ऐसे था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O। ये रिएक्शन इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपने को क्या सॉल्विंग से मतलब है, अभी तो रेडीमेड क्वेश्चन दिया। बैलेंस करते हैं सर, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, ये बैलेंस हो गया। जो दिया है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि ये बन गया 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स। पूछा कौन है आपको, ऑक्सीजन यूज, तो कंपेयर करो जो दिया है और जो पूछा है, इन दोनों को कंपेयर करो। स्टोइचोमेट्री कहती है कि अगर आपको 2 मोल H2O फॉर्म करना है तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से कितना H2O फॉर्म करना है, तो देयरफॉर 0.5 मोल H2O बनाने के लिए आप लोग कितना यूज करोगे, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, उसका भी आधा, यानी x कितना हो गया 0.25 मोल, किसका है ये O2 का, इतना फॉर्म हो जाएगा, या फिर इतना रिक्वायर्ड है, इतना लगेगा। लेकिन ये मोल में है, आपको जो ऑप्शन दिए है वो डीएम क्यूब में दिए, तो वापस कन्वर्ट करना है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो आपको मोल दिए है तो वॉल्यूम निकालो, तो कितना हो जाएगा, n है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय ये 22.4, तो इसका 1/4 कर दिया तो ये मिलेगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब, 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इन्हीं के सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन जिसको कुछ तो भी बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको कैसे सॉल्व करना है जरा बात को समझो, है ना। इसमें कुछ तो भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है। जैसे देखो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न कर रहे हो कंबशन और साथ में ले रहे हो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन का कंबशन करना है और CO2 बनने वाला है, ये देख के ही पता चल रहा है रिएक्शन, दूसरा कुछ पॉसिबल भी नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखो, कार्बन के तो रेडीमेड मोल दिए हैं, तो इसके नीचे लिखता हूं इसके 2 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन के मोल नहीं दिए, ग्राम दिए, तो क्या बात है, मोल्स निकालते हैं, कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन
डाई ऑक्सीजन O2 32, तो मतलब N इज इक्वल टू क्या है 0.5 मोल, इसके दिए है 0.5 मोल। अब आपको ये ढूंढना होता है कि इन दोनों में पहले कौन खत्म होगा, इन दोनों रिएक्टेंट्स में। देखो स्टोइचोमेट्री क्या कहती है, इसका 1 मोल लगेगा तो उसका भी 1 मोल लगेगा, इसके 1 मोल के लिए उसके 1 मोल की जरूरत है तो इसका 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए था, तो ये पड़ गया कम, इसको बोलना है लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑब्वियस है अगर मुझे क्या करना है, दो चीजों को मिक्स करके एक तीसरी चीज बनानी है, जैसे मान लो मेरे को क्या करना था, मेरे को दो चीजें जोड़ के एक तीसरी चीज या फिर कुछ मतलब कुछ स्वीट बनाना था मान लो, तो मेरे पास मान लो मुझे क्या करना है, मिठाई बनानी है, 1 लीटर दूध है, 1 किलो शक्कर है, तो मेरे पास मान लो 2 किलो मिठाई बनती है, समझ के चलो ऐसा कुछ। लेकिन अब की बार मेरे पास क्या हुआ, 1 लीटर दूध तो है मान लो, या फिर वो ज्यादा है 2 लीटर है, लेकिन शक्कर आधा ही किलो है, तो उसी क्वालिटी की मिठाई अगर मुझे बनानी है तो ऑब्वियस है कौन कम पड़ रहा है, शक्कर कम पड़ रहा है, तो मिठाई में उतनी ही बनाऊंगा क्योंकि क्वालिटी अगर मुझे रखनी है मान लो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दूध एक्स्ट्रा है उसे रहने दो, तो उसमें से आधा ही लीटर दूध ले लो, क्योंकि 1 केजी को अगर 1 केजी ले रहा था तो आधा लीटर दूध को आधा केजी शक्कर ले लूंगा, सेम है। बात वही है कि ये 1 मोल को 1 मोल चाहिए था, उस हिसाब से 2 को तो 2 चाहिए था, लेकिन ये कम पड़ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा। तो कैसे सॉल्व करना है जरा बात को समझो। अब आगे कंपेयर उसी को करो जो लिमिटिंग रिएजेंट है और जिसके बारे में पूछा है, बस इतना ही कंसेप्ट था। अब क्या बोला है, ये लिमिटिंग है, ये डिसाइड करेगा। अब इससे रिलेट करो, अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन लेते तो 1 मोल CO2 बन जाता, आमने सामने है ना, एक के सामने एक है, तो उस हिसाब से अगर आपने इसका 0.5 मोल ले लिया, 0.5 मोल ऑफ O2 ले लिया, तो इसका कितना बनेगा X, तो X कितना हो गया 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ही बनेगा। ये हो गई आपकी कहानी। लेकिन ऑप्शन आपको रेडीमेड मोल में नहीं दिया, देने दो सर, कन्वर्ट करेंगे गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो W निकालना है तो N कितना था 0.5, मोलार मास ऑफ किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो 44 का आधा करा तो 22 ग्राम, तो ये मिल गया आपके पास आंसर। तो ये हो गया। इसके अलावा एक लास्ट पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, वो पूछा जा रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है परसेंटेज बाय मास होता है ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर दैट जो भी है ना कंपोजिशन, कंपोनेंट एलिमेंट ही बोल देता हूं, अपॉन टोटल परसेंटेज या फिर टोटल मास परसेंटेज जो भी है इनटू 100, उसी से निकलता है। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और इसका टोटल मोलार मास कैलकुलेट करो 60 आएगा, उन्होंने दिया भी था। इसमें कार्बन कितना है, एक ही है, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालता हूं तो वो क्या निकलेगा, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, और इसको अगर मैं आसानी से सॉल्व करता हूं तो ये मेरे को इजीली मिल जाएगा 20%। क्या आसान सा कैलकुलेशन है, 120 अपॉन जो भी है ना, तो मिल गया 120 अपॉन 60, कोई जीरो कट कर दिया क्या, अच्छा ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे निकल के आएगा। फिर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो फटाफट सीख लेने हैं। कुछ लॉज होते हैं हमारे पास जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है mass can neither be created nor be destroyed but can be converted into one form to another. Mass can neither created nor destroyed but can be converted into one form to another. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है केमिस्ट्री में, ऐसी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, एग्जाम में वो कुछ ऐसे बोलेगा कि वो बोलेगा कि मान लो आपने 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो आपके पास अगर 44 ग्राम CO2 बना, तो ये कौन सा लॉ फॉलो हुआ, तो आप समझ जाना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था 12 प्लस 32, यानी कि वह था आपके पास 44।
और इसका भी कितना है 44। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो दिया था एंटन लेवेजर नाम के साइंटिस्ट ने। वीडियो डिस्टर्ब किया, चलो ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे कुछ ऐसे था कि नेक्स्ट जो होता है वो मेरे पास होता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, जो दिया था किसने, जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। जोसेफ प्रॉस्ट, नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है। उनका कहना है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब एक अगर गिवन कंपाउंड है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है जो एज इट इज सीईटी ने पूछ लिया है। मान लो क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 का एक क्रिस्टल है, जिसका नेचुरल सोर्स लेता हूं और एक लैब में बनाया हुआ सिंथेटिक सोर्स लेता हूं। परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर नेचुरल सोर्स में 51% है, तो सिंथेटिक में भी 51 मिलेगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी सेम मिलेगा। ऐसे को बोला जाता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। जैसे मान लो एक और एग्जांपल बता दूं, अगर मैंने क्या कर दिया, लैब में मीथेन बनाया और मैंने नेचुरल रिसोर्स से मीथेन लिया, तो इसमें मास परसेंट ऑफ कार्बन जो रहेगा वो इसमें ही रहेगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो इसमें रहेगा वो इसमें रहेगा। कंपाउंड सेम रहा तो प्रोपोर्शन उसका फिक्स रहता है। इसका अपोजिट काइंड ऑफ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डाल्टन ने दिया है 1803 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट सेम टाइप के हैं जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट अगर फिक्स रखा तो जो अदर एलिमेंट रहेगा उनका एक स्मॉल होल रेशियो में आएगा। कैसे सर, तो बात को समझो। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से, तो कभी कभी उससे H2O भी बनेगा। अगर मैंने कंडीशन बदल दी तो H2 और O2 से H2O2 भी बनेगा। अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बात को समझो। क्या करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर दो सिमिलर एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बना रहे, कभी H2O तो कभी H2O2, अगर मैंने एक का मास लॉक कर दिया, फिक्स रख दिया, तो दूसरे कंपोनेंट का मास एक सिंपल रेशियो में रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या आ रहा है 1:2, 16:2, ऐसा कुछ होता है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे मान लो एक है NO, दूसरा है NO2, तो देखो N को अगर कॉमन रख दिया तो O का सिंपल रेशियो में बदल रहा है। उसके बाद आपके पास होता है एक गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इन्होंने क्या बोला था, गे-लुजैक ने बोला था जब गैसेस कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सिंपल रेशियो में होते हैं। जैसे कि एक आसान सा एग्जांपल यहाँ पे है, मान लो क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके वाटर स्टीम बना दिया, वो भी गैस के फॉर्म में है मान लो। तो हाइड्रोजन का 100 ml ले लिया, ऑक्सीजन का 15 ml, तो वाटर का 100 ml बनेगा। रेशियो क्या है 1:2:1, सिंपल रेशियो में वॉल्यूम्स ऐड होंगे। इसको गे-लुजैक्स डिस्कवरी को जो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम भी बोला जाता है, क्योंकि एक कंपोनेंट अगर बन रहा है तो वो एक प्रॉपर मतलब फिक्स रेशियो में जाएगा, जैसे उधर फिक्स परसेंटेज कंपोजिशन आ रहा था। आगे की बात करते हैं। फिर आता है मेरे पास अवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया है। वो क्या कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे सर ये तो मोल कंसेप्ट के जैसा हो गया। कैसे, जैसे मान लो मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक मोल H2 गैस है, तो मॉलिक्यूल कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स है। क्यों ऐसा, क्योंकि वो तो 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ही होता है। दूसरा, अगर मैंने 1 मोल ऑफ CO2 भी ले लिया, गैस अलग है, तो मॉलिक्यूल्स तो अभी भी उतने ही आएंगे, 022 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सेम अगर वॉल्यूम है आपके पास, तो क्या करो 1 मोल के जगह पे वॉल्यूम कितना ले सकते थे अपन 22.4, और इसके जगह पे भी क्या ले सकते थे 22.4। इक्वल वॉल्यूम लिया तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसको एक रिएक्शन के टर्म्स में भी जैसे समझाया जाता है, अगर मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनको अगर मिक्स किया तो 2H2O बनेगा, बैलेंस करके देख लेना ऐसे कुछ। तो हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम कंबाइन किया, दूसरे हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, तो आपके जो आगे वाला रहेगा वो 2 वॉल्यूम्स में अपीयर होगा।
अब इसमें मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, ये बात अलग है ना। तो इसका 1 वॉल्यूम मतलब सीधा सीधा इसका 2 वॉल्यूम कंबाइन किया, इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन किया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिटरली 3 वॉल्यूम नहीं बनेगा, वो तो स्टोइचोमेट्री के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। तो ऐसा कुछ इसका इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। ओके, फिर किसी भी दुनिया के एटम की जो दुनिया की पहली थ्योरी थी वो दी थी डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले तो समझो, मैटर का अगर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कुछ है तो उसको हम एटम बोलते हैं, और एटम ये वर्ड आया है एटोमियो इस लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यही 1808 में डाल्टन ने अपना एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी नाम से जो भी है ना बुक पब्लिश किया था। उन्होंने इसमें दो चार बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, उसमें से कुछ अपने सिलेबस में दिए हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मैटर में सबसे छोटा कुछ होता है तो वो होता है एटम्स, इससे बने हुए होते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ऑल दी एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन के जो भी एटम्स रहेंगे, चाहे वो आपके पास कार्बन रहे चाहे वो मेरे पास कार्बन रहे, अगर वो कार्बन है तो उसके प्रॉपर्टीज फिक्स रहेंगे। आपके पास भी कार्बन है और मेरे पास भी कार्बन है, तो दोनों का मास सेम है, दोनों का एटम भी सेम है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है और मेरे पास कार्बन है, तो ये दो अलग एटम है, इन दोनों का मास अलग रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला था कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जैसे CO2 बना तो CO2 में 1:2 आ गए, CH4 में 1:4 आ गए। तो एटम्स एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में आते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला है केमिकल रिएक्शंस आर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या तो डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का ही बनेगा, फॉस्फोरस का कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए वाले बॉन्ड बनेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऐसे कि आपके पास रिएक्टेंट में कार्बन था और प्रोडक्ट में कार्बन बन ही रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, है ना, कार्बन से रिलेवेंट या कार्बन का है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डिमोन्स्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो सेम बने हैं, रेशो थोड़ा सा डिफरेंस, रेशो रेशो, क्या ये सही सही समझ में आ रहा है। इसमें कंपोजिशन ही अलग है तो ये नहीं चलेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो दो एलिमेंट से अगर दो अलग अलग कंपोनेंट बन रहे हैं, उसमें से एक को अगर आप लॉक करते हो, मतलब एक का प्रोपोर्शन सेम रखते हो, तो दूसरा सिंपल रेशो में होता है। ये बचे हुए तीनों ऑप्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन ही अलग है तो फॉलो नहीं कर रहा है। विच लॉ इलिस्ट्रेट H2O एंड H2O2 फॉर्म। तो ऑब्वियस है ये दो सेम ही एलिमेंट से बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ रेशो की गड़बड़ है, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, इसको लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल। ये CuO, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ऑप्शन दिख जाए। ओके, ये CuO सेम कंपोनेंट से बना है, सेम कंपोनेंट से बना है, ये वाला, ये नल नहीं चलेगा, इसमें नाइट्रोजन है इसमें कार्बन है, ये नहीं चलेगा। ओके, what volume of ammonia is formed when 10 dm cube of dinitrogen react with 30 dm cube of। अरे ये वही क्वेश्चन हो गया सर लास्ट में, अवोगैड्रो। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 हाइड्रोजन के साथ और आपको मिलते हैं 2 अमोनिया। जरा रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लेना, रिएक्शन याद नहीं है तो गिवन पढ़ते पढ़ते यही रिएक्शन इमेजिन हो रहा है, देखो उतना ही दिया है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में। स्टोइचोमेट्री कहती है अगर इसका एक वॉल्यूम ऐड करोगे तो इसके 3 वॉल्यूम ऐड करने पड़ेंगे और इसके 2 वॉल्यूम बनेंगे, 2 वॉल्यूम बनेंगे। इन्होंने बोला है कि इसका 1 नहीं, आपने 10 वॉल्यूम लिया है, इसका 30 लिया है, तो ऑब्वियस है 1:3:2, तो 10:30:2 ये कितना आ जाएगा, 20 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्रिएटेड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कुछ ऐसा है, प्योर सैंपल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी एंड नेचुरली। अरे लैब में या नेचुरली, ये तो पता चल गया अपने को, ये तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन की बात हो गई ना सर, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इनका कंपोजिशन सेम ही आ रहा है,
तो ये लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंबाइनिंग रेशियोस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइनिंग रेशियो वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक बार ये है और एक बार ये है, मतलब एक को लॉक किया तो दूसरा का सिंपल होल रेशियो में आ रहा है, तो ये अपने पास हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज के साथ अपना ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हो जाता है खत्म। तो याद रहे भाई, एग्जाम को दिन बहुत कम बचे हैं, क्वेश्चन वैसे देखा जाए मन लगा के सॉल्व किए तो बहुत आसान है, हमें विदाउट वेस्टिंग टाइम सारे क्वेश्चंस पॉज कर करके सॉल्व करने चाहिए, फिर क्रॉस चेक करना चाहिए जो भी है। इवन दो आपको समझ में थोड़ा कम आता है, ज्यादा आता है, तो फिर इसके अलावा भी ये जो सारे क्लास नोट्स है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आपको ये कैसे समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, ये जरूर हमें फीडबैक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में बता सकते हो। और डेफिनेटली अगर ऐसा कंटेंट और चाहते हो, आपके इस टीचर को प्रमोट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पढ़ने दो और सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।